दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और बात आज होगी अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन आप शायद जानते हो या ना जानते हो, लेकिन आप लोगों के लिए बता दूं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, लोन एप्लीकेशन के लोन, स्टूडेंट लोन, ये सब अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरीज में आते हैं। तो आज इसी पर मैं बात करूँगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप परेशान हैं क्रेडिट कार्ड का या पर्सनल लोन का या लोन एप्लीकेशन का बिल नहीं दे पा रहे हैं या लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं बात कर रहा हूँ अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन आप लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। ज़्यादातर लोन एप्लीकेशन के लोन अनसिक्योर्ड लोन ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपसे कोई कोलेट्रल नहीं रखवाया जाता है। मतलब कि अब मैं आपको पहले अनसिक्योर्ड लोन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड लोन बैंक आपको तब देती है जब वो आपको देख लेती है, मतलब आपको जांच परख लेती है आपका क्रेडिट वर्दीनेस। मतलब कि आपने अगर पहले कोई लोन लिया है उसे समय पर चुकाया है या नहीं चुकाया है, या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट देखेगी, या और चीज़ें, या फिर आपके सिटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ पर कि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं या कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो इस बेस पर भी आपको लोन जो है मिल जाता है, और वो आता है अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में पर्सनल लोन। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का जो लोन होता है वो भी, क्रेडिट कार्ड का लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया, वो भी अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बात करूं तो स्टूडेंट लोन जो होता है, या जो एजुकेशन लोन जिसको मैं बोल सकता हूं, वो भी अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा लोन एप्लीकेशन का मैंने आपको बता ही दिया, क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन, जो भी पर्सनल लोन, बैंक का जो पर्सनल लोन है वो भी अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है। अब इस लोन को अनसिक्योर्ड क्यों बोलते हैं? सबसे पहले आपको इस शब्द पर गौर करना है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन को मैं बाद में फिर कभी बताऊंगा, फिलहाल बस इतना बताता हूं कि जिस चीज़ की मतलब जैसे जो भी लोन होता है, जो सिक्योर्ड लोन है, उसमें बैंक ने कोई भी कोलेट्रल या कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट अपने पास गिरवी रखा होता है, उसको एसेट को गिरवी रख के लोन दे दिया जाता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए किसी साहूकार के पास आप लोन लेने जाते हैं, लोन या पैसे उधार मांगने जाते हैं, तो बोलता है कोई चीज़ ले आओ और हम उसको गिरवी रख लेंगे और उसके बदले में हम आपको पैसा दे देंगे। तो मतलब आप किसी सोने की या कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ लेकर गए और वहाँ से आपको वो लोन प्राप्त हो गया। सेम इसी प्रकार बैंक और एनबीएफसी कंपनियाँ भी लोन देती हैं। कैसे? कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको बैंक ने गिरवी रख लिया, आपको लोन दे दिया। ठीक है, कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो गोल्ड लोन हो या कोई भी हो, वो सब सिक्योर्ड लोन होते हैं। अब अनसिक्योर्ड लोन में तो बैंक के पास कुछ होता ही नहीं है। बैंक देखता है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब आपका जो सिबिल स्कोर है वो कितना है, आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, आपके पिछले लोन चुकाने के रिकॉर्ड्स कैसे हैं। अगर नहीं भी हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी रहेगा, आपको कितनी सैलरी मिलती है, ये सारी चीज़ें देखकर, या स्टूडेंट लोन आपको मिल जाएगा, आपकी जो भी पढ़ाई होगी या आपके जो भी मार्कशीट वगैरह होंगे या जो अभी आपके मार्क्स होंगे, उसके बिहाफ पर आपको आगे लोन प्रोवाइड कर देती है बैंक वगैरह या एनबीएफसी कंपनीज। वो देखती हैं कि हाँ ये जो स्टूडेंट है ये पढ़ाई में ज़्यादा मतलब बोल सकता हूँ इसे मेधावी, ठीक है, छात्र है, और इसको हम लोन प्रोवाइड कराएंगे तो आगे इन फ्यूचर जब इसको जॉब मिलेगी या जो भी ये व्यापार करेगा या किसी भी प्रकार से, तो ये लोन हमारा चुकता कर देंगे। ये बात हो गई अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन मतलब जो भी बैंक है, जो भी एनबीएफसी कंपनी है या जो भी लैंडर है, वो रिस्क, उसके लिए रिस्क रहता है कि अगर आपने नहीं चुकाया तो फिर वो कैसे वसूल करेंगे। कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, कोई एसेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो वसूल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं चुकाया तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको वसूल नहीं कर सकती। अब अनसिक्योर्ड लोन में मैं मेन जो फोकस है मेरा आज की वीडियो में वो है क्रेडिट कार्ड और लोन एप्लीकेशन, और इसके अलावा मैं बात करूँ तो पर्सनल लोन भी। अब ये तीनों ही प्रकार के जो लोन होते हैं, मतलब तीनों ही प्रकार के जो क्रेडिट हैं या जो भी ऋण हैं, अब इनको अगर आप नहीं चुकाते हैं तो क्या होगा और क्या आपको करना चाहिए जो जल्द से जल्द आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप नहीं चुकाते हैं तो क्या होता है। देखिए, लोन का जो एनपीए होने का टाइम होता है वो होता है 90 डेज़। अब पिछली बार आपने देखा होगा जब मोरेटोरियम दिया था सरकार ने पिछले लॉकडाउन में, तब एनपीए पर रोक लगा दी थी। बाद में वो रोक को हटा दिया गया इसी साल, शायद फरवरी या मार्च में उस रोक को हटा दिया गया था। अब बात आती है कि 90 डेज़ बाद क्या होता है। देखिए, 90 डेज़ तक मान लीजिए लगातार 3 महीने तक आपने क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे नहीं की, या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाया, या लोन की ईएमआई पे नहीं की, यानी पर्सनल लोन या जो भी लोन एप्लीकेशन का लोन है वो पर्सनल लोन की कैटेगरी में आता है। तो ये सब अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। तो इसका अगर आपने ईएमआई नहीं दी तो फिर बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या करेगी। अब बैंक या एनबीएफसी कंपनी करेगी, आपके खिलाफ निकालेगी एक लीगल नोटिस, जो कि जनरली उनकी एक प्रक्रिया होती है। और आपको बताऊं सच बात, तो 90% जो बैंक को फ़ायदा होता है वो लीगल नोटिस देके ही हो जाता है। क्योंकि लीगल नोटिस आपके खिलाफ निकलता है तो आप इतना डर जाते हो, पता नहीं लीगल नोटिस आ गया अब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, तो मुझे पुलिस घर से उठा के ले जाएगी, अब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जनरली आप 1 महीने 2 महीने ईएमआई नहीं देते हैं तो केवल आपके पास कॉल आते हैं, और जब आप तीसरे महीने भी ईएमआई नहीं पे करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में मैंने ऐसा देखा है, या लोन पे नहीं करते हैं या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुकाते हैं तो आपके पास आता है लीगल नोटिस। और लीगल नोटिस आने के बाद बैंक अपनी प्रक्रियाएं स्टार्ट करता है। अब लीगल नोटिस आया आपके पास, अब अगर आपने फिर भी लोन पे नहीं किया, मतलब आपको लीगल नोटिस सपोज कीजिए आज आपको रिसीव हुआ और उसमें एक टाइम होता है कि 7 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए, अगर आप फिर भी पे नहीं करते हैं तो बैंक को पूरा अधिकार है कि वो आपके केस को कोर्ट में लेके जा सकते हैं। लेकिन वो कोर्ट में लेकर नहीं जाते हैं। तो आपने कभी जब आप लोन लेने जाते हैं ना, तो जब आप साइन करते हैं, तो हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जगह पर मैंने देखा है एक आर्बिट्रेशन का भी कॉलम होता है, या एक आर्बिट्रेशन का भी प्रोफार्मा बोल सकता हूँ मैं उसको, वो होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप साइन कर देते हैं। अब आर्बिट्रेशन पे जब आप साइन करते हैं ना, तो आप समझ लीजिए एज ए मीडिएटर भी नहीं होता, मीडिएटर तो अलग ही चीज़ होती है। वो आर्बिट्रेशन में क्या होता है, बैंक या जो एनबीएफसी कंपनी होती हैं वो किसी दूसरे स्टेट में एक, जो बोल सकता हूँ मैं कि गजेटेड ऑफिसर, ठीक है, या रिटायर्ड जज, उनकी नियुक्ति कर देती हैं। अब वहाँ पर आपका केस लेकर जाएंगे, मतलब जहाँ की बैंक है, जहाँ के आप हैं, वहाँ नहीं, उससे तीसरे किसी जगह पर, मतलब किसी अदर स्टेट में वो आर्बिट्रेटर नियुक्त हो जाएगा। आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा आपके पास लीगल नोटिस आने के बाद, अगर आर्बिट्रेशन का कॉलम है आपके लोन में तब। अगर आपने साइन कर दिया, आपने नहीं पढ़ा है, बिना पढ़े डॉक्यूमेंट को आपने साइन कर दिया है, तो आर्बिट्रेटर के पास आप जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास, और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। और आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि 90% जो पक्ष है आर्बिट्रेटर वो बैंक के फेवर में ही रहते हैं, मतलब 90% वो बैंक के फेवर में ही अपना डिसीजन सुनाते हैं। अब डिसीजन क्या सुनाते हैं आर्बिट्रेटर, मैं ये भी बताता हूँ आपके लिए। थोड़ा सा मुझे जो पता है उतना मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बाकी आप और ज़्यादा जानकारी के लिए और ज़्यादा सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आर्बिट्रेटर क्या करते हैं कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे होते हैं या जहाँ पर भी आपकी जॉब होती है, नौकरी होती है, वहाँ पर वो नोटिस भेजते हैं एक, और वहाँ से आपकी सैलरी लगभग 50% ऐसे करके कुछ वो बोलते हैं कि 50% जो है इनकी इस कंपनी को दे दी जाए, इस बैंक को दे दिया जाए, इस एनबीएफसी कंपनी को दे दी जाए, और क्योंकि इनका लोन इनके ऊपर ड्यू चल रहा है। तो आपकी सैलरी में से 50% जो आपकी कंपनी है जहाँ पर आप जॉब करते हैं वो ऑटोमेटिकली कट करके उसको उनको पे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आर्बिट्रेटर का काम ये होता है। अब आप मान लीजिए आप ज़्यादा ही दिमाग चला रहे हैं और आपने किसी वकील से संपर्क कर लिया और आपने केस को कोर्ट में कर दिया, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले मैंने बहुत सारी 1-2 डिसीजन ऐसे देखे हैं जिसमें ये मैटर कोर्ट में चला गया है और फिर पूरा ही मामला खिचड़ी बन गया। मतलब खिचड़ी का मतलब अभी भी टंगे हुए हैं बहुत सारे मामले, तो कोर्ट में चला गया मामला। अब दिक्कत क्या आती है बैंक के सामने कि जब मामला कोर्ट में जाता है तो बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। बैंक को परेशानी होती है, बैंक को भी वकील हायर करने होते हैं, बैंक को भी फीस देनी होती है वकील की, और बैंक का जो पैसा है वो भी कहीं ना कहीं डूबने के कगार पे जाने लगता है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए आज छोटी निचली अदालत में केस है, फिर उससे बड़ी अदालत में जाएगा, यानी हाई कोर्ट में, ठीक है। पहले जिला न्यायालय में, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। आज का तो समय ये है, अगर इंसान चाहे तो कहीं पर भी जा सकता है। अब
बात आती है कि चलो मान लीजिए मैटर जो है वो उच्च अदालत में चला गया, वहाँ पर भी 4-5 साल चला, नीचे की अदालत में भी 8-10 साल चला, उसके ऊपर की अदालत में भी 4-5 साल चल गया, तो भैया बैंक का तो पैसा तो फिर तो वो बेकार ही हो गया। अब बैंक कितने दिनों तक तो उसको वसूल नहीं कर पाया ना, तो कहीं ना कहीं वो डंप हो गया। तो बैंक इन सब सिचुएशन से निपटने के लिए आपके सामने मैक्सिमम मैंने केसेस में देखा है, और ये हमारा अधिकार नहीं है, सेटलमेंट का ऑप्शन रखता है। और आप लोगों के लिए फिर से बता दूं, सेटलमेंट हमारा अधिकार नहीं है। अगर बैंक चाहता है उस लोन को सेटल करना तो कर सकता है। अब सेटलमेंट होता क्या है? सेटलमेंट होता है आपसे लोन को छूट कर दिया, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का आपके ऊपर टोटल ड्यूज है, उसमें इंटरेस्ट और ओवर ड्यूज चार्जेस वगैरह लग के 1 लाख रुपए का टोटल ड्यूज हो गया। तो बैंक ने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे कर दीजिए, ओवर ड्यूज हम छोड़ दे रहे हैं, मतलब ओवर ड्यूज चार्ज हम हटा दे रहे हैं। बैंक या एनबीएफसी ने आपको ऐसा बोला, तो आपने उसको पे कर दिया और आपके मतलब आप जो है फिर फ्री हो गए, मतलब कि सेटलमेंट हो गया। आपके सिबिल स्कोर में सेटलमेंट लिख कर आ जाएगा। भविष्य में आपको लोन जो है मिलने में बहुत ही परेशानी होगी, बहुत ही रेयर केस में आपको लोन दिया जाएगा, क्योंकि आपने एक लोन सेटल करा लिया है, मतलब आपने बैंक या एनबीएफसी का नुकसान करा लिया है। अब सेटलमेंट बहुत सारे लोग पूछेंगे कितने परसेंट में हो जाता है, क्या हो जाता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें केवल प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर दिया है तब भी सेटलमेंट हो जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैंक को मतलब बैंक के सामने अपने आप को कैसा दर्शाते हैं, या आप बैंक से कितनी ज़्यादा छूट ले सकते हैं, कितनी ज़्यादा छूट ले सकते हैं। जैसे कि हम जाते हैं ना किसी दुकान पर कोई भी चीज़ खरीदने, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं इतने नहीं है, इतने पैसे देंगे हम, इतने रुपए की ये चीज़ है, आप बोल रहे हो तो एक काम करते हैं ना, आपका ना हमारा, हम इतना दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो मैंने देखा प्रिंसिपल अमाउंट, और कहीं कहीं पर मैंने ये भी देखा है कि प्रिंसिपल अमाउंट से नीचे में भी लोन सेटल हो जाता है। लोन सेटलमेंट होने के बाद में आपके लिए एक सेटलमेंट लोन सेटलमेंट लेटर मिलता है लोन सेटल होने से पहले, और लोन सेटलमेंट होने के बाद में आपको मिल जाता है नो ड्यूज़, ठीक है। तो जो आपको नो ड्यूज़ मिलता है, या नो ड्यूज़ पता नहीं, उसको नो ड्यूज़ ही बोलते हैं शायद, तो वो आपके लिए मिल जाता है, इशू हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके ऊपर बकाया नहीं है। और उस सेटलमेंट कराने के बाद का भी मैं आपको फ़ायदा भी बताऊंगा, ठीक है। तो आपने सेटलमेंट करा लिया, अब आप टेंशन फ्री हो गए, मतलब कि आगे आपको लोन मिलना बहुत ही मुश्किल रहेगी। लेकिन ये जो बैंक या जो एनबीएफसी कंपनी, ये आपसे लोन के लिए दोबारा नहीं कहेगी कि आप लोन चुकाइए, ईएमआई चुकाइए, ठीक है। आपने एक अमाउंट देकर सेटल कर लिया लोन। अब वो अमाउंट, जैसे क्रेडिट कार्ड में एसबीआई कार्ड का अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे एक मित्र हैं, उनको सेटलमेंट अमाउंट बताया गया 1 लाख में 60,000 रुपये, और 60,000 रुपये की 6 किस्त बना दी, मतलब 6 महीने में। और ये अगर 6 महीने में अगर आपने किस्त नहीं दी ना, तो फिर निश्चित रूप से बहुत परेशानी में आप आ जाएंगे। अगर आपने सेटलमेंट करा लिया और आपकी जो ईएमआई बन गई, अगर आपने वो नहीं पे की, ये मैं सभी प्रकार के लोन पे बता रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड पे, पर्सनल लोन पे, हर प्रकार के लोन पे बता रहा हूँ, जो भी लोन एप्लीकेशन का लोन है, जितने भी अनसिक्योर्ड लोन है, उन सभी के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ। तो ये एक तरीका है कि आप सेटलमेंट कराकर बाहर निकल सकते हैं, एग्जिट का रास्ता है ये। लेकिन सेटलमेंट कराने के बाद ये नहीं होता है, आपको नोटिस भी मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं होता उसका मतलब आपका लोन ख़त्म हो गया, ठीक है। आपका ऊपर लोन बकाया है, लेकिन बैंक आपसे डिमांड नहीं करेगी। अब कभी इन फ्यूचर आपको वो सेटलमेंट वहाँ से हटवाना है अपने सिबिल स्कोर में से, क्योंकि सिबिल स्कोर ही देखकर बैंक लोन देते हैं। अब आपको वो हटवाना है, तो आपको क्या करना है, आपको उस बैंक या उस एनबीएफसी से संपर्क करना है जहाँ पर आपने अपना क्रेडिट कार्ड या अपना पर्सनल लोन या अपने लोन एप्लीकेशन का लोन जो है मतलब कि वो सेटल कराया है। तो उनसे संपर्क करना है और उनको बोलना है कि मैंने 1 साल पहले या 6 महीने पहले या 2 साल पहले मैंने एक लोन सेटल कराया था, इससे मेरा सिबिल स्कोर ख़राब हो गया है। अगर आप सिबिल स्कोर से वो लोन हटा दें तो मैं अपनी जो बकाया राशि है उसको पे कर दूंगा। तो आप जितनी भी बकाया बची हुई राशि वो मई ब्याज के अगर आप पे कर देते हैं, जितना भी उस दिन तक ब्याज बनता है, अगर आप वो पे कर देते हैं, तो फिर वो आपका लोन जो सिबिल में लिख के आ रहा है ना सेटल्ड, वो कुछ दिनों बाद हट जाएगा। वो लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है, शायद 25 से 30 दिन का समय लगता है, सॉरी। तो वो वहाँ से हट जाएगा। तो ये होती है पूरी सेटलमेंट की प्रोसेस। और सेटलमेंट जो क्रेडिट कार्ड वाले कराते हैं, जो ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो अभी चुका नहीं पा रहे हैं पैसा, या जिनको लगता है कि हम इन फ्यूचर भी हमें चुकाने में बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए, आपको अगर एग्जिट करना है तो एग्जिट के लिए सेटलमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपका सिबिल स्कोर हैम्पर हो जाएगा और
आपको भविष्य में लोन मिलने में काफ़ी परेशानी होगी, काफ़ी दिक्कत होगी। ये तो हो गया सेटलमेंट करा के बच निकलने का तरीका। तो आप सेटलमेंट के थ्रू बच सकते हैं, लेकिन मैं कभी ये सलाह नहीं देता हूँ कि आप अपने लोन को सेटल कराइए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी ईएमआई पे कीजिए टाइम टू टाइम, अपना क्रेडिट वर्दीनेस ख़राब मत कीजिए। आप अपना जो इतिहास है ना लोन चुकाने का उसको ख़राब मत कीजिए, क्योंकि अगर वो ख़राब हो गया ना तो फिर आपको बड़ा दिक्कत होगी। अब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पुलिस उठा कर ले जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं रिकवरी एजेंट तो बहुत ही परेशान कर रहे हैं मुझे, मेरे घर पे आते हैं धमकी देते हैं। तो देखिए, किसी भी रिकवरी एजेंट को धमकी देने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके मारपीट, गाली गलौच या आपको धमकी देता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाइए, कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, क्योंकि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो आपके पड़ोसी के सामने आपकी लोन की रकम बताए, आपको गाली गलौच करे और टाइम बे टाइम आपके घर पर आए। जैसे मान लीजिए रात में आपके घर आ रहा है, ठीक है, आपको बिना फ़ोन करे आपके घर आ रहा है, बिना जानकारी लिए आपके घर आ रहा है। चलो बिना फ़ोन करे तो मैं एक बार को मान भी लेता हूँ, घर आके ये पूछ लेगा कि जो व्यक्ति हैं वो हैं या नहीं है, एक बार को मैं ये भी बात मान लेता हूँ। लेकिन उसके बाद वो वहाँ पर हंगामा करते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोज़ देखे हैं, बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी उनको अधिकार नहीं है किसी भी रिकवरी एजेंट को। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, आप अपने अधिकारों को पहचानिए। और आप चाहें तो अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली तो फिर आप जो भी जहाँ से भी आपने बैंक से या जिस भी एनबीएफसी से लोन लिया है ना, आप उनको वो वीडियो क्लिप फॉरवर्ड कीजिए और लीगल एक्शन की तैयारी आप भी कीजिए, किसी वकील से मिलिए और फिर आगे की प्रोसेस वकील आपको बता देंगे। खैर, तो क्रेडिट कार्ड का अगर आपके ऊपर बकाया है, आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो सेटलमेंट ऑप्शन बेस्ट है। लेकिन मैं कभी सलाह नहीं देता हूँ सेटलमेंट करने की, वो इसलिए क्योंकि सेटलमेंट से सिविल स्कोर ख़राब हो जाता है। अगर आप पे कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज़ जब रेयर ही केस है, आपके पास पैसे ही नहीं है, एक ऐसा सिनेरियो है कि पैसा नहीं है आपके पास, तो फिर तो आपको सेटलमेंट ही करा लेना चाहिए। आपका बहुत सारा ब्याज बच जाएगा, नेगोशिएशन करा लीजिए, मतलब काफ़ी ब्याज को आप बचा लेंगे, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग सेटलमेंट एजेंसी की भी बात करेंगे, तो इस पर मैं वीडियो फिर कभी बना दूंगा। लेकिन खुद से अगर आप बात करें तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सेटलमेंट एजेंसीज़ भी होती हैं, लेकिन खुद से बात करें तो ज़्यादा बेटर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। और कोर्ट में केस बहुत ही कम जाते हैं, मैक्सिमम केस बाहर सॉल्व हो जाते हैं। कोर्ट में केस तब जाते हैं जब कोई मोटा अमाउंट होता है आपके ऊपर, पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन का या क्रेडिट कार्ड का। मोटा अमाउंट समझ रहे हैं, 10-15 लाख रुपए, तब कोर्ट में वो केस जाएगा ही जाएगा। अदरवाइज़ उससे पहले तो बैंक सेटलमेंट करने का ही कोशिश करती है। तो पुलिस वाला, अगर आपको मैटर बताऊं तो पुलिस ऐसे नहीं आती है। अगर आपके पास कोर्ट का कोई नोटिस आ रहा है और अब उस कोर्ट में लगातार नहीं पहुंच रहे हैं, लगातार का मतलब आप समझ रहे हैं ना, लगातार नहीं जा रहे हैं, मतलब कि एक नोटिस आया, 2 नोटिस आया, 3 नोटिस आए और आप उस कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर आपके खिलाफ़ जो जज साहब हैं वो, आप समझ रहे हैं ना, बस आप समझ जाइए। अब आपको इससे ज़्यादा क्या ही बताऊं, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर क्या होता है आप अच्छे से समझते होंगे। तब आपके खिलाफ़ नोटिस आएगा कोर्ट से और फिर हो सकता है आपको पुलिस भी उठाने घर आ जाए। अगर आप कोर्ट पर नहीं पहुंच रहे हैं, टाइम पर आर्बिट्रेशन का नोटिस अगर आपके लिए आया है और आप नहीं पहुंच रहे हैं, इस पर भी आपके खिलाफ़ एक्शन हो सकता है। तो मैं मिलता हूं आपसे इसकी अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान ना हो, कोशिश करें लोन को पे करने की। और अगर आप जॉब पर अभी नहीं हैं तो कोशिश करें दोबारा से जॉब पाने की, क्योंकि जब तक पैसे का रोटेशन नहीं होता ठीक, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो पाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे पहले एक जानकारी दे दूं, अगर आप गोल्ड, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहाँ पर एक रेफर एंड अर्न एक प्रोग्राम चल रहा है। आप अगर अपने किसी दोस्त का भी ग्रो ऐप पे अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको भी 100 रुपये मिलेंगे, उसको भी 100 रुपये मिलेंगे। और अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो मुझे भी 100 रुपये मिलेंगे। फ़िलहाल ये स्कीम चल रही है अभी, और आगे कब तक ये स्कीम चलती है तो क्या ही बताऊँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा।